नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 7 बाय जीराम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 13 का नाम है किताब की कहानी। किसी को कहानियों की किताब पसंद होती है तो किसी को कविताओं की, है ना? किसी को सामान्य ज्ञान और जंगली जानवरों की किताब पढ़ने में मजा आता है। नीचे दिए गए संवादों को पढ़िए और सोचिए। मीशा, मुझे पंचतंत्र की कहानियों वाली किताब पसंद है। मीटू, मुझे देशभक्ति की कविताओं की। गौरी कहती है, मुझे तो विज्ञान के चमत्कारों वाली किताब अच्छी लगती है। सिद्धार्थ, मुझे जंगल की कहानियों की किताब पसंद है। रुद्रा, किताबें तो पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरा एक सवाल है कि पहल किताब कैसे बनी होगी, किसने बनाई होगी? शिक्षिका, रुद्रा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब इस पाठ में मिलेगा। किताब की भी एक लंबी कहानी है, हजारों साल पुरानी। तो चलो पाठ पढ़कर जाने किताब की कहानी। क्या है पिटारे में? वर्तमान में हम अपने घर, विद्यालय, पुस्तकालय में ढेरों किताबें देखते हैं। इंटरनेट पर भी आज तमाम तरह की किताबें उपलब्ध हैं। सवाल यह उठता है कि किताबें बनी कैसे? किसने बनाई पहल किताब? इसी सवाल का जवाब इस पाठ में दिया गया है। आइए किताब की संपूर्ण कहानी जानें। किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को रोटी या मिष्ठान से कहीं अधिक मीठी लगती है। सुंदर तस्वीरों वाली कोई मनभाती किताब हाथ लगते ही उसे जल्दी से जल्दी चाट जाने का मन करता है। हालांकि किताब को उस तरह चाटा नहीं जा सकता जिस तरह किसी खाने पीने की चीज को। फिर भी किताब के संदर्भ में चाटना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छी चीज पढ़ने की भी एक भूख प्यास होती है जो पढ़ लेने पर ही तृप्त होती है। किताब की दुनिया हमारी सचमुच की दुनिया से अलग होती है, सुंदर और अनूठी। इसके पन्ने पलटते हुए हम सब अपनी जिंदगी के दुख दर्द भूल जाते हैं। किसी की कही हुई बुरी बातों की कड़वाहट भूल जाते हैं। अपने वर्तमान को भूलकर सपनों के रंगीन लोक में खो जाते हैं। अपनी जगह बैठे बैठे हम दूर के सुहाने जंगलों में, पहाड़ों पर, फूलों की घाटियों में घूम आते हैं। कलकल करती नदियों और झरझर झरते झरनों के किनारे पहुंच जाते हैं। 7 समुंदर पार, आकाश के परीलोकों, पाताल के यक्ष लोकों और ग्रहों नक्षत्रों तक की भी सैर कराते हैं। किताबें ही हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हाल चाल बताती हैं। राज्यों के उत्थान पतन की खबर देती है। नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती हैं। संतों, ज्ञानियों और नेताओं के अनुभवों का लाभ हम तक पहुंचाती हैं। इस तरह किताब थामकर हम प्रगति पथ पर आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। किताब को आज के इस रूप तक पहुंचने में कई पड़ाव पार करने पड़े हैं। कागज का और उस पर छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार 1000 साल पहले हुआ था। हालांकि किताब 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। तुम कहोगे कागज नहीं था तो किताब कैसे थी? ऋषियों और संतों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान सुरक्षित कैसे रहा? तब आज की तरह ना तो आबादी की इतनी भीड़ भाड़ थी, ना इतने सारे कामों के पीछे भाग दौड़। गांव के आदमी को अपनी जरूरत की हर चीज गांव में खुद ही तैयार करनी होती थी। क्योंकि आने जाने के साधन बहुत कम थे, जीवन यापन कठिन था, परंतु जिंदगी सरल थी। एक साथ बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान न होने से लोगों की स्मरण शक्ति तेज थी। अपने समय की ऋषियों की वाणी से निसृत ज्ञान को लोग कंठस्थ कर लेते थे। यह ज्ञान
गुरु अपने शिष्यों को और पूर्वज अपने वंशजों को कंठस्थ करा दिया करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह यह परंपरा चलती रही। एक दूसरे से सुनते गाते लोग सीखते रहे। इस तरह समस्त मौलिक साहित्य की यात्रा जारी रही। जिस ज्ञान विज्ञान को याद करना कठिन लगता था, उसे लकड़ी की छालों, भोजपत्रों आदि पर लिख लिया जाता था। कुछ खास चीजों को संभाल कर रखने के लिए चित्रों का सहारा भी लिया जाता था। ऐसा 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में मिला है। कच्ची मिट्टी की आधार पट्टियां बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक सूक्तियां लिख दी जाती थी। इसी तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिख दिए जाते थे। फिर इन पट्टियों को पकाकर लेखांकन को सुरक्षित रख लिया जाता था। चूंकि पद्य सरलता से कंठस्थ हो जाता है, इसलिए साहित्य पद्य में रचा जाता था। मौखिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियां और स्मृतियां प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुंचाने में सफल रही हैं। संसार में लिपियों का आविष्कार पहले हुआ, कागज का बाद में। फिनलैंड के लोगों ने मौखिक शब्दों को लिखित अक्षरों का रूप देकर पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। उन्होंने यह कारनामा ईसा से 1500 साल पहले कर लिया था। इसे सबसे पहले यूनानियों ने अपनाया। इसमें नए सुधार किए, अक्षरों के आकार को सरल बनाया, उनमें अधूरे स्वर वाले अक्षर भी जोड़े गए। पेड़ की छाल, पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम इसके बाद हुआ। मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे पेपीरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए। कई पत्ते जोड़कर उनकी एक पट्टी बनाई जाती थी। फिर उस पट्टी को लकड़ी की डंडी पर लपेट दिया जाता था। शायद यही कारण है कि आज भी लिखने के काम में आने वाले कागज को पेपर कहा जाता है। ईस्वी सन 1 में एक अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काटकर इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया। इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। भारत के प्राचीन इतिहास को भोजपत्रों पर लिखा गया। कलम की जगह मोरपंख की डंडी काम में लाई गई। इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में लाई जाने लगी। सन 105 में चीनियों ने किताब के लिए कागज का तोहफा दिया। उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई और उससे लेखन कार्य के लिए एक पदार्थ तैयार किया। इसी को बाद में कागज नाम दिया गया। आज भी कागज लकड़ी की लुगदी से ही तैयार होता है। लगभग 6 शताब्दियों तक यह आविष्कार पूर्व के इसी क्षेत्र में छुपा रहा। एक बार अरब घुमक्कड़ों ने कागज बनाने वाले कुछ चीनी कारीगरों को पकड़ लिया। तब बाहरी संसार के सामने कागज के आविष्कार का रहस्य खुला। किताब की जिंदगी में सन 1439 में अगला मोड़ आया। जोहान गटनबर्ग नाम के एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया। इस पद्धति से छपाई बहुत धीरे हो पाती थी। गटनबर्ग को बाइबल की 190 प्रतियां छापने में 3 साल का समय लग गया था। इस आविष्कार का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि किताबों की कीमतें 1/4 से भी कम हो गईं। तब आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का चाव पैदा हुआ। देखते ही देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगे। आज तो टाइप कंपोजिंग का काम हाथ के बजाय मशीनों से होने लगा है। यह जो किताब तुम्हारे हाथ में है, यह भी टाइप कंपोजिंग की पद्धति से तैयार की गई है। टाइप कंपोजिंग की ये मशीनें टाइपराइटर की तरह काम करती हैं। आज तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफिक प्रिंटिंग, ग्रेवरे प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के अलावा फोटो कंपोजिंग मशीनें कंप्यूटरों द्वारा चलाई जाने लगी हैं। बच्चों,
इस पृष्ठ पर एक दिमाग लड़ाओ प्रश्न है आपके लिए। अगर कागज पर छपी हुई पुस्तकें मिलना बंद हो जाएं तो सोचिए क्या होगा, आप कैसे पढ़ेंगे और सोचकर बताइए। कुल मिलाकर पहले क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज के आविष्कार और फिर प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों के आविष्कार ने पुस्तक छपाई के काम में अद्भुत क्रांति ला दी है। आज संसार में हर वर्ष लगभग 10 लाख किताबें छपकर प्रकाशित होती हैं, सभी तरह की, सभी विषयों की। पिछले कुछ दशकों से तो भारत में भी हजारों, अब लाखों किताबें कागज पर ही नहीं, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पर भी छपी दिखाई देने लगी हैं। तो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है आशा रानी वोहरा। रचनाकार से परिचय करते हैं। आशा रानी वोहरा का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में झेलम जिले के ग्राम दुल्हा में 7 अप्रैल 1921 को हुआ था। हिंदी प्रभाकर के बाद उन्होंने समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर किया। हिंदी मिलाप, सरस्वती जैसी कई पत्र पत्रिकाओं में लेखन के पश्चात उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका सरिता के संपादकीय विभाग में कार्य किया। इन्होंने धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला, स्वदेश आदि पत्र पत्रिकाओं के लिए नियमित रूप से लिखा। बहुत सी पुस्तकें लिखी। इन्होंने कविता, कहानी, गीत, रेखा चित्र, निबंध, जीवनी आदि हिंदी की कई प्रमुख विधाओं में लेखन किया। महिला उपलब्धियों पर उनका लेखन विशेष उल्लेखनीय है। कई सम्मान पुरस्कारों से विभूषित आशा रानी वोहरा की प्रमुख कृतियां हैं स्वाधीनता सेनानी लेखन पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, नारी कलाकार, क्रांतिकारी किशोर, नोबेल पुरस्कृत महिलाएं, पुनः भारतीयता की ओर इत्यादि। 21 दिसंबर 2009 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। यहाँ कुछ ध्यान धरने योग्य शब्द हैं। इतिहास से परिचय, आविष्कारी दृष्टि का विकास और ज्ञानवर्धन। मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों। आज ढेरों पुस्तकें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। क्या छपी हुई पुस्तकों का अब कोई महत्व नहीं रहा है? क्या सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध होना पर्याप्त होगा? इस बारे में आपका क्या विचार है? तो बच्चों बताइए, आप क्या सोचते हैं कि छपी हुई पुस्तकों से पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या फिर इंटरनेट पर जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उन्हें पढ़ने में? और क्या सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध होना पर्याप्त होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सोचकर स्वयं बताएंगे। चलते हैं शब्दार्थ की ओर और मैं इनके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अर्थ बताऊंगी। आपने इन्हें याद करना है। तृप्त, संतुष्ट, कंटेंटेड। निसृत, निकला हुआ, ओरिजिनेटेड। यक्ष, कुबेर के सेवक, अर्ध देवता, यक्ष गॉड। मौलिक, असली, वास्तविक, ओरिजिनल, रियल। उत्थान, विकास, ऊपर उठना, एफ्लक्स। भोजपत्र, भुज नामक पेड़ के पत्ते, बिर्च, बार्क। पतन, नीचे गिरना, नष्ट होना, फॉल। दस्तावेज, लेख पत्र, लिखित प्रमाण, डॉक्यूमेंट। प्रगति पथ, विकास का रास्ता, प्रोग्रेस पाथ। श्रुतियां, सुने हुए शब्द, एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। अस्तित्व, होने की अवस्था, मौजूद होना, एग्जिस्टेंस। स्मृतियां, याद रखी गई बातें, मेमोरीज। यहाँ पर कुछ शब्द उच्चारण एवं श्रुत लेख हेतु हैं। तृप्त, उत्थान, आविष्कार, अस्तित्व, स्मृतियां, कंठस्थ, भूमध्य सागरीय, लिथोग्राफिक और क्रमबद्ध। तो बच्चों आते हैं अब हम अभ्यास कार्य की ओर। बातों बातों में किताब के संदर्भ में चाटना से क्या अभिप्राय है? किताब के संदर्भ में चाटना से यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार खाने पीने से हमें तृप्ति का अनुभव होता है, उसी प्रकार एक अच्छी किताब भी हमें भूख और प्यास की संतुष्टि की तरह ही तृप्ति देती है।
किताबों के द्वारा हम कहाँ कहाँ की सैर कर सकते हैं। किताबों के द्वारा हम 7 समुंदर पार, आकाश के परिलोकों, पाताल लोक के यक्ष लोकों और ग्रह नक्षत्रों तक की सैर कर सकते हैं। पुराने समय में साहित्य पद्य में क्यों रचा जाता था? पुराने समय में साहित्य पद्य में इसलिए रचा जाता था ताकि वह आसानी से कंठस्थ हो सके, याद हो सके। कागज को पेपर क्यों कहा जाता है? मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेपिरस नाम के पत्ते पर लिखा जाता था और उनको जोड़कर एक पट्टी बनाई जाती थी। शायद यही कारण है कि कागज को पेपर कहा जाता है। अब कलम की बारी आती है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कागज और छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार कितने साल पहले हुआ था? 1000 साल पहले। भारत का प्राचीन इतिहास किस पर लिखा गया? कहाँ पर लिखा गया? भोजपत्रों पर। चित्रों के सहारे चीजों को संभाल कर रखने का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है? मेसोपोटामिया में। जोहान गटनबर्ग ने किस वर्ष धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया था? सन 1439 में। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ एक प्रश्न है। प्राचीन समय में गुरु ज्ञान की बातें अपने शिष्यों को कंठस्थ करवा देते थे। आपके विचार से भारतीय ज्ञान परंपरा की वे कौन सी बातें हैं जो आज के समय में भी अवश्य ही कंठस्थ होनी चाहिए, हमें ज्ञात होनी चाहिए? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं सोचकर देना है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। किताबों से हमें किन किन लोगों के अनुभवों का लाभ मिलता है? किताबों से हमें साधु संत, नेताओं, राजनीतिज्ञों और ज्ञानियों के अनुभवों का लाभ मिलता है। किताबों से हमें अपने देश की परंपरा, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी की जानकारी भी मिलती है। प्राचीन समय में लोगों की स्मरण शक्ति तेज क्यों थी? प्राचीन समय में ना तो ज्यादा अधिक साधन थे और ना ही अधिक जनसंख्या थी। लोगों को अपने जीवन से जुड़ी चीजें जुटाने के लिए अपने आसपास के वातावरण से ही उन्हें तैयार करना पड़ता था। जीवन यापन कठिन था किंतु जीवन सरल था। इसी कारण लोगों की स्मरण शक्ति तेज थी। भाषा की दुनिया में फिनलैंड का क्या योगदान है? भाषा की दुनिया में फिनलैंड का यह योगदान है कि फिनलैंड ने सबसे पहले मौखिक अक्षरों को, मौखिक भाषा को लिखित अक्षरों का रूप देने के लिए एक क्रमबद्ध वर्णमाला तैयार की थी। संसार की पहली पुस्तक का जन्म कैसे हुआ? ईस्वी सन 1 में किसी रोमन ने रीलों को एक विशेष आकार में काटकर इकट्ठा किया और फिर यहीं से संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। बच्चों आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तर आपको पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। कागज और छपाई मशीन के आविष्कार से पहले मौलिक साहित्य की यात्रा किस प्रकार जारी रही? चीनियों द्वारा बनाए गए कागज की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जोहान गटनबर्ग के कार्य ने पुस्तकों के प्रचार प्रसार को तीव्र गति प्रदान की कैसे? और वर्तमान में छपाई के कार्य में अद्भुत क्रांति किस प्रकार आ गई है? ज्ञान झरोखा देखते हैं। प्राचीन मिस्रवासी पेपरस पौधे का उपयोग कागज, टोकरियां, सैंडल, चटाई, रस्सी, कंबल, मेज, कुर्सियां, गद्दे, दवाएं, इत्र, भोजन और कपड़े बनाने के लिए करते थे। अब आते हैं व्यवहारिक व्याकरण की ओर। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो सबसे पहला शब्द है घाटियों, लेकिन यहाँ पर ट के साथ छोटी ई की मात्रा आएगी, घाटियों। परिचित, परिचित। बाकी सभी शब्दों की वर्तनी बच्चों आप स्वयं शुद्ध करेंगे।
स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, देवता आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, देवी आदि। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। अब हमें यहाँ पर लिंग लिखने हैं, तो हम कैसे करेंगे इसकी पहचान? हम इसके वाक्य बना के देखते हैं। भारत, भारत हमारा महान देश है। अब हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं हमारा, तो भारत के लिए हम पुल्लिंग लिखेंगे। किताब, ये किताब बहुत अच्छी है, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार बच्चों आप इन सभी शब्दों के लिंग लिखेंगे। प्रश्न 3 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। किताब, पोथी, पुस्तक। दुनिया, जगत, संसार। समुंदर, सागर, पयोधी। बाकी इन सभी शब्दों के दो दो पर्यायवाची बच्चों आप स्वयं लिखें। विशेषण की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था जैसे कि अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर, उत्तमावस्था अधिकतम। निम्नलिखित विशेषणों की तुलना की अवस्थाएं लिखिए। सबसे पहले है सुंदर, तो इसकी मूलावस्था होगी सुंदर। उत्तरावस्था होगी सुंदरतर और उत्तमावस्था होगी सुंदरतम। इसी प्रकार न्यून, मूलावस्था होगी बच्चों न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। मधुर, मूलावस्था मधुर, मधुरतर और मधुरतम। निकट और श्रेष्ठ, इन विशेषणों की तुलना की अवस्थाएं आप स्वयं लिखें। योग्यता आधारित क्रियाकलाप है यहाँ, जो आपने अपनी योग्यता अनुसार करने हैं। अनुमान लगाकर बताइए, मनुष्य के मन में विचारों को लिखकर संग्रहित करने की बात भला कब और क्यों आई होगी? अनुमान लगाकर बताइए। प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। इंटरनेट से भोजपत्र पर लिखित सामग्री के कुछ नमूने ढूंढ कर निकालिए। उनके प्रिंट आउट लेकर एक चार्ट पेपर पर संक्षिप्त विवरण सहित एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। परिचर्चा कीजिए। हम कागज की बचत कर पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। इस विषय पर अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से सहपाठियों के साथ परिचर्चा कीजिए। अनुभव प्राप्त कीजिए। अपने आसपास स्थित किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपाई होते हुए देखिए। वहां कार्य करने वाले विभिन्न लोगों और छपाई की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सहपाठियों को बताइए। ज्ञानपरक है बच्चों यहाँ पर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने अनेकों कविताएं लिखी हैं। ये शुद्ध है, उसने अनेक कविताएं लिखी हैं। मुझे गर्म टमाटर का सूप दीजिए, ये अशुद्ध वाक्य है। मुझे केवल मात्र 2 केले दीजिए, ये भी अशुद्ध वाक्य है। वह तीखे स्वर में बोली, ये शुद्ध वाक्य है। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, पंक्ति में अगणित का अर्थ है। तो अगणित का क्या अर्थ है बच्चों? जिसे गिना ना जा सके। चलिए आगे चलते हैं।
इसी के साथ बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।